जैसे ब्रिटेन के एक रेशम निर्माता के बेटे ने हिंदुस्तान की सबसे शानदार इमारतों को डिजाइन किया और हिंदुस्तान में रोमन आर्किटेक्चर की शुरुआत की, तभी तो मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट, कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल और एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक इलाहाबाद का सेंट कैथेड्रल चर्च को डिजाइन किया। इनमें से कलकत्ता और मुंबई तो बड़े शहर होने की वजह से फेमस थे, पर इलाहाबाद का चर्च इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया। तो चलिए जानते हैं इलाहाबाद के सेंट कैथेड्रल चर्च के बारे में, जिसको कि लोकल्स पत्थर गिरजाघर के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आप सबका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें, ताकि आपको और भी कई नई जानकारियों के बारे में पता चले। बहरहाल अपनी कहानी को शुरू करते हैं। जिस जगह पे ये चर्च आज स्थित है, एक वक्त ऐसा भी था जहाँ पर किसी भी भारतीय को जाने की इजाज़त तक नहीं थी। पर जब ये चर्च बनाने का विचार अंग्रेजों को आया तो काफी पशोपश में रहे वो। ब्रिटिशर्स के दिमाग में या तो इलाहाबाद या लाहौर ही दो ऐसे शहर थे जहां पे इस चर्च का निर्माण करवाया जाए। तब 40 फीट चौड़े और 130 फीट लंबे इस चर्च को इलाहाबाद में बनाने का निर्णय किया गया, और कारण ये था कि इलाहाबाद उस वक्त एक महत्वपूर्ण स्थान था, या ये कहें कि ब्रिटिशर्स की टेम्परेरी कैपिटल भी था, जहां पर जब मुगल सराय के अंदर लाइनों का निर्माण किया जा रहा था या करवाया जा रहा था, और रेलवे केवल हावड़ा के पास ही कुछ लाइनों तक ही शुरू हुई थी, तब पहली ट्रेन 1859 में प्रयागराज से लेके कानपुर तक चल चुकी थी। तो आप इस सिटी की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। तो 1864 में हावड़ा से दिल्ली तक जब पहली ट्रेन चली, तो उसके भी जो डिब्बे थे वो नाव के रास्ते इलाहाबाद से ही आए थे। कारण ये था कि दिल्ली जहां यमुना के किनारे बसा था, वहीं कलकत्ता गंगा के किनारे, और इन दोनों नदियों का जो संगम था वो इलाहाबाद था। तो ये कारण था कि इलाहाबाद ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली ब्रिटिशर्स के लिए एक माकूल जगह थी। बहरहाल कैथेड्रल के लिए जो ज़मीन थी वो उस वक्त के उत्तर पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम मुयर द्वारा दी गई थी, और इसके बाद उनकी वाइफ एलिजाबेथ एंटली वेमिस ने 10 अप्रैल 1871 को इस चर्च की आधारशिला रखी। ब्रिटिश वास्तुकार सर विलियम एमर्सन को इस इमारत के डिजाइन के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने इससे पहले बॉम्बे की क्रॉफर्ड मार्केट को डिजाइन कर लिया था। तो इस चर्च को ड्राइंग से लेके पूरी कंस्ट्रक्शन होने तक लगभग 20 साल का वक्त लगा। एक बड़ी दिलचस्प सी बात और भी पता चली इस चर्च के बारे में जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था, कि जो इसका एक्चुअल डिज़ाइन था, दरअसल उसमें 2 मीनारें थी, जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे होंगे। पर बाद में इसमें एक ही मीनार ऐड हुई। और एक और मज़ेदार बात ये भी थी कि ज़्यादातर जो इमारतें होती हैं वो नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन में बनी होती हैं, पर ये चर्च ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है। वर्ष के अधिकांश समय शहर में जो तापमान है वो गर्म रहता है, तो गर्म जलवायु को ध्यान में रखते हुए इस चर्च का डिजाइन किया गया। पहली बार पोर्श चर्च के अंदर पोर्टिको का जो निर्माण है वो यहाँ पे दिखने को मिलता है। और भी हो सकते हैं, मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। तो यहाँ पे दिखने को मिला। साथ ही जो खिड़कियाँ हैं वो इसमें नीचे की ओर बनाई गई हैं, और इसी के डिज़ाइन में ही छत की जो छत थी इस चर्च की, उसको काफ़ी ऊंचा किया गया।
इसमें पल्पिट के डिज़ाइन को एल्बेस्टर्स में पाई जाने वाली बेहतरीन कारीगरों में से एक माना जाता है, जिसे लंदन के मिस्टर निकोलस द्वारा बनाया गया था और सर विलियम एमर्सन ने ही डिज़ाइन किया था। जो लालटेन टावर है, जो चर्च में आपको टावर दिखाई दे रहा है, दरअसल वो रानी विक्टोरिया का स्मारक है और उन्हीं को डेडिकेट किया गया क्योंकि शहर का सबसे ऊंचा पॉइंट था। तो जो रानी थी वो ब्रिटेन की सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे थी, तो ये जो ऊंचाई वाला जो मीनार का जो डिज़ाइन है वो उनको डेडिकेट किया गया, जो कि इस बिल्डिंग का शीर्ष है। गर्म दिनों के दौरान इसको ठंडा रखने के लिए कैथेड्रल की जो छतें थी, जैसे मैंने पहले बताया, उसको ऊंचा बनाया गया था। गॉथिक शैलियों में खिड़कियों और प्रवेश द्वार को बनाया गया है। तो प्रारंभ में इसका उपयोग यूरोप के लोगों द्वारा ही किया जाता था, पर वर्तमान में ये चर्च भारत के CNI चर्च के अधीन आता है। 1970 से ये चर्च उनके अंडर में है। यूरोपियन वास्तुकला इस चर्च की इमारत पे हावी है, पर साथ ही आगरा की मुगल इमारतों से भी प्रेरणा ली गई है। जैसे कि संगमरमर की जो जाली है जो चर्च में मौजूद है, वो एक तरह से मुगल आर्किटेक्चर का ही नमूना है। इस चर्च में इन प्रांतों में मारे गए जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन सबके नाम लिखे गए हैं, उन सबके प्लेक्स बनाए हुए हैं। इमारत में पतले गलियारे बनाए गए थे, जिसकी की कुल आंतरिक चौड़ाई लगभग 56 फीट की थी। तो अब सवाल उठता है कि कौन थे इस चर्च को बनाने वाले। कैथेड्रल पर काम मेसर्स फ्रॉन्जी एंड कंपनी और मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी द्वारा किया गया था। यही इस चर्च के मुख्य बिल्डर्स थे। उस समय इस परियोजना पे लगभग 6 लाख रुपए का खर्चा आया था। तो 1871 या 1875 जब भी यह अलॉट हुआ होगा, तो उसके हिसाब से 6 लाख एक अच्छा खासा रकम थी। चर्च के भारी भाग में जो पत्थर लगे हैं, उनको सूरजपुर से मंगवाया गया था। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इस चर्च को बनाने वाले जो आर्किटेक्ट थे, वो थे सर विलियम एमर्सन। इन्होंने ज़्यादातर अपना जीवन जो है वो भारत में बिताया। ये चर्च इनका सेकंड प्रोजेक्ट था, पर जब तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तब तक इन्होंने इलाहाबाद में मुयर कॉलेज, भावनगर के एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा इस आर्किटेक्ट के लिए भी। और इसी को ही देख के ब्रिटिश रानी ने इनको कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल का डिज़ाइन बनाने की अनुमति दी, क्योंकि इनको भारत के बारे में जितनी जानकारी थी उस समय इनके कंटेम्परेरी किसी भी आर्किटेक्ट को नहीं थी। और कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटेन का जवाब था मुगलों के बनाए ताजमहल को। तो अगर आपके पास इस इमारत के बारे में और कोई जानकारी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, साझा करें। अगर आपके पास और भी कुछ कहानियां हैं तो प्लीज़ आप उसको शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने अपनी मेल आईडी दी होती है, आप कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, व्यू करें। और तब तक कि जैसा कि प्रचलन है और हम मानते भी हैं कि पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।